नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और कहना चाहिए विचार उत्तेजक निबंध संग्रह पर बात करने वाले हैं। अरुंधति रॉय का कल्पना का अंत यानी द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ये संग्रह वैसे तो 2016 में आया, पर इसमें जो निबंध हैं वो 1998 से 2014 के बीच लिखे गए हैं। तो एक लंबा दौर कवर होता है इसमें। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब का एक काफी अच्छा विस्तृत सारांश है। इससे रॉय के जो मुख्य तर्क हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनके विश्लेषण का तरीका है, वो सब सामने आता है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस सामग्री के सहारे अरुंधति रॉय के नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझें। मतलब ये कि कैसे वो परमाणु हथियार, वैश्वीकरण, बड़ी विकास परियोजनाएं, लोकतंत्र, गरीबी, सत्ता, इन जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी एक बहुत ही साफ और अक्सर बेबाक राय रखती हैं। हम उनके कुछ खास निबंधों पर फोकस करेंगे। जैसे एक तो यही है कल्पना का अंत, फिर नर्मदा बांध पर द ग्रेटर कॉमन गुड, और अंबेडकर गांधी बहस पर द डॉक्टर एंड द सेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संग्रह का शीर्षक ही अपने आप में कितना दमदार है। कल्पना का अंत राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई की भयावहता की तरफ इशारा है, जो कभी कभी हमारी कल्पना से भी परे होती है, डरावनी। बिल्कुल। तो इसी बात पर सबसे पहले बात करते हैं इसी शीर्षक वाले निबंध की, कल्पना का अंत। ये 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के ठीक बाद आया था और इसने काफी हलचल मचाई थी। इसमें रॉय का मुख्य बिंदु क्या था, वो किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रही थी? जी, ये निबंध एक तरह से देखें तो उनके नॉन फिक्शन लेखन का एक अहम मोड़ था, और इसमें जो केंद्रीय विचार है वो बहुत साफ है। परमाणु हथियार सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सामूहिक विनाश का, मानवता के अंत का एक बहुत ही डरावना संकेत है। वो इसे जोड़ती हैं राष्ट्रवाद के उन्माद से, सैन्य शक्ति के झूठे प्रदर्शन से। निबंध में इस बात की बहुत तीखी आलोचना है कि कैसे राष्ट्र के गौरव के नाम पर इस विनाशकारी शक्ति को सही ठहराया जाता है। अच्छा। और हर सारांश ये भी बताता है कि इसी निबंध ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्टिविस्ट लेखक के तौर पर पहचान दी, पर साथ ही ये उनके खिलाफ जो विवाद शुरू हुए उनकी जड़ भी बना। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि वो कैसे राज्य की दी हुई सुरक्षा की परिभाषा को ही सीधे चुनौती दे रही हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही कह सकते हैं प्रबल तर्क है। सुरक्षा के नाम पर असल में और बड़ी असुरक्षा मोल लेना। हाँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत प्रभावशाली निबंध की तरफ, द ग्रेटर कॉमन गुड। ये नर्मदा घाटी में जो बड़े बांध बन रहे थे, खासकर सरदार सरोवर, उस पर लिखा गया है। इसमें विस्थापन का मुद्दा कैसे उठाया गया है? हाँ, ये निबंध तो विकास की मानवीय कीमत का एक बहुत ही मार्मिक दस्तावेज है। इसमें रॉय बहुत विस्तार से बताती हैं कि कैसे लाखों लोग, खासकर आदिवासी, गरीब किसान, कैसे उन्हें राष्ट्रहित या बड़े साझा हित, ग्रेटर कॉमन गुड के नाम पर अपनी जमीनों से, घरों से, जंगलों से बेदखल कर दिया गया। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनकी रोजमर्रा की कमाई, सब कुछ उस तथाकथित विकास की भेंट चढ़ा दिया गया। और यहाँ सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। रॉय का जो मूल सवाल है वो ये है कि आखिर ये विकास किसके लिए है और ये साझा हित असल में किसका हित साध रहा है? सही बात है। वो बहुत पावरफुल तरीके से तर्क देती हैं कि जिन लोगों ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, उन्हें विकास के फायदों से बिल्कुल अलग रखा गया, दूर रखा गया। तो ये निबंध असल में विकास के उस मॉडल पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो ये मानकर चलता है कि कुछ लोगों की बलि देकर ही सबकी तरक्की हो सकती है। तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की आलोचना नहीं है, बल्कि विकास की पूरी सोच पर ही एक नैतिक और राजनीतिक सवाल है। और ये सवाल कि कॉमन गुड तय कौन कर रहा है, ये तो बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में अगला निबंध आता है, पावर पॉलिटिक्स। ये किन बड़ी नीतियों और ताकतों पर बात करता है? पावर पॉलिटिक्स में रॉय अपना कैनवस और बड़ा करती हैं। यहाँ वो वैश्विक सत्ता संरचनाओं को देखती हैं और आर्थिक नीतियों के गठजोड़ का विश्लेषण करती हैं। इसमें खास तौर पर अमेरिकी विदेश नीति, जिसे वो साम्राज्यवाद की तरह देखती हैं, और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी जो ताकतवर वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका की तीखी आलोचना है। अच्छा। वो बताती हैं कि कैसे इन संस्थाओं की नीतियां, जैसे कर्ज देना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये सब विकासशील देशों को एक तरह की नई गुलामी में फंसाते हैं, नव औपनिवेशिक निर्भरता में। और इसके साथ ही वो भारत की अपनी आर्थिक नीतियों की भी आलोचना करती हैं, खासकर उदारीकरण, निजीकरण के दौर की। वो दिखाती हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय नीतियां
अक्सर वैश्विक पूंजीवादी सिस्टम के हितों से जुड़ जाती हैं और आम लोगों पर इनका बुरा असर पड़ता है। तो मूल रूप से ये निबंध सत्ता के खेल को उजागर करता है, चाहे वो दुनिया के लेवल पर हो या देश के, और कैसे ये खेल संसाधनों और लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करता है। यानी वो राष्ट्रीय नीतियों को दुनिया से अलग करके नहीं देख रही, बल्कि उनके बीच के गहरे कनेक्शन को दिखा रही हैं। ये विश्लेषण तो काफी बड़ा है। अब आते हैं भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी पर। ये उनके निबंध डेमोक्रेसी हुज शी व्हेन शी इज एट होम में है। यहाँ लोकतंत्र की किस तस्वीर पर वो सवाल उठा रही हैं? हाँ, ये निबंध भारतीय लोकतंत्र के काम करने के तरीके और उसकी असलियत पर एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिया रखता है। रॉय यहाँ इस बुनियादी सवाल से जूझती हैं कि क्या भारत का लोकतंत्र सचमुच उन सबके लिए है जिनके लिए होने का वो दावा करता है, खासकर गरीब, दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक। क्या उनके लिए लोकतंत्र मायने रखता है? वो इस सोच को चुनौती देती हैं कि बस नियमित चुनाव करा लेना या वोट डालने का अधिकार दे देना ही लोकतंत्र की गारंटी है। अच्छा। उनके विश्लेषण का निचोड़ यह है कि अगर एक बड़ी आबादी सामाजिक न्याय से, आर्थिक बराबरी से, बुनियादी मानवीय गरिमा से वंचित है तो लोकतंत्र का ढांचा तो खोखला ही रहेगा ना। हाँ, बात तो सही है। लोग पूछती हैं कि क्या लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया है या उसका कोई नैतिक आधार भी होना चाहिए। तो इस तरह वो लोकतंत्र की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा असली समझ की मांग करती हैं, जो सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखे। लोकतंत्र की ऊपरी परिभाषाओं से आगे जाकर उसकी आत्मा को टटोलने की कोशिश, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसके बाद सारांश में एक और जरूरी निबंध का जिक्र है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। ये किस अनुभव और मुद्दे पर है? ये निबंध थोड़ा अलग है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये उनके अपने सीधे अनुभव पर आधारित है। रॉय ने छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के जंगलों में कुछ समय बिताया था माओवादी गुरिल्लाओं के साथ, और ये निबंध उसी यात्रा का एक तरह से रिपोर्टाज और विश्लेषण है। अच्छा, वो खुद वहां गई थीं? हाँ, और यहाँ वो उस जटिल संघर्ष को बहुत करीब से देखती हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। मतलब वहाँ के आदिवासी समुदाय, राज्य की सुरक्षा बलें और माओवादी आंदोलन, इनके बीच जो चल रहा है वो दिखाती हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों, खासकर खनिजों पर कॉर्पोरेट कब्जा और राज्य की नीतियों की वजह से आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, पानी से बेदखल हो रहे हैं, और कैसे ये हालात फिर हिंसक प्रतिरोध को जन्म दे रहे हैं। ये निबंध इसलिए भी अहम है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस संघर्ष को अक्सर बहुत सरलीकृत करके या एक तरफा दिखाया जाता है। रॉय इसकी मानवीय जटिलताओं, नैतिक दुविधाओं और जमीनी हकीकत को सामने लाती हैं। ये सीधे सीधे संसाधन, राज्य की हिंसा और हाशिए पर पड़े समुदायों के अस्तित्व के संघर्ष जैसे मुद्दों से जुड़ता है। जमीनी हकीकत को इतने करीब से देखना और फिर उसे लिखना, इसमें यकीनन एक अलग तरह का साहस तो लगता ही है। अब आखिर में उस निबंध पर आते हैं जिसका हमारे पास जो सारांश है उसमें काफी प्रमुखता से जिक्र है, द डॉक्टर एंड द सेंट। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच के वैचारिक मतभेदों पर है। इसमें किन मुख्य बातों को उभारा गया है? जी, द डॉक्टर एंड द सेंट भारतीय इतिहास और समाज के दो बहुत बड़े नामों डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो गहरे और बुनियादी वैचारिक मतभेद थे, उनका एक बहुत विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण है। ये मतभेद जाति व्यवस्था को लेकर थे, छुआछूत खत्म करने के तरीकों को लेकर, हिंदू धर्म में सुधार की संभावना पर और सामाजिक न्याय कैसे हासिल किया जाए, इन सब पर थे। रॉय इस बहस को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं देखती, बल्कि वो आज के भारत में जातिगत अन्याय और सामाजिक बराबरी की लड़ाई के लिए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करती हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए को, खासकर जाति के विनाश और ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर उनके विचारों को ज्यादा प्रमुखता से रखती हैं, और गांधी जी के नजरिए की सीमाओं की आलोचना करती हैं। अच्छा, तो ये स्थापित विचारों को चुनौती देता है? हाँ, एक तरह से ये निबंध स्थापित ऐतिहासिक कहानियों को चुनौती देता है और हमें इन दो महान हस्तियों के बीच के तनाव भरे रिश्ते और उनके विचारों के अंतर को नए सिरे से समझने के लिए उकसाता है। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय का रास्ता कितना जटिल और विवादों से भरा रहा है। तो ये कुछ मुख्य निबंध थे जिनकी एक झलक हमें सारांश से मिली। इन सभी को अगर एक साथ रख के देखें तो अरुंधति रॉय के लेखन शैली, उनके तर्क रखने का अंदाज और उनके मूल संदेश के बारे में क्या कहा जा सकता है? उनका लिखने का तरीका कैसा है? हाँ, इन निबंधों के विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि रॉय का लेखन बेहद तीखा है, धारदार है और अक्सर पाठक को भावनात्मक रूप से झकझोर देता है। वो तथ्य और आंकड़े इस्तेमाल करती हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी असली ताकत है मानवीय कहानियों को, व्यक्तिगत अनुभवों को
और नैतिक गुस्से को अपने तर्कों के साथ बुनने में। उनकी भाषा कभी बहुत काव्यात्मक हो सकती है तो कभी एकदम सीधी चोट करने वाली, और वो सत्ता के किसी भी रूप पर, चाहे वो राज्य हो, कॉरपोरेशन हो या सामाजिक परंपराएं, सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। हर निबंध पाठक के सामने एक असहज करने वाला सच रखता है, हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये संग्रह सिर्फ अलग अलग मुद्दों पर लिखे गए निबंधों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये सत्ता, अन्याय और प्रतिरोध के अलग अलग रूपों पर एक बहुत ही सुसंगत और शक्तिशाली टिप्पणी है। इसके जरिए रॉय सिर्फ एक लेखक के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक जमीनी हकीकत से जुड़ी आवाज के तौर पर और दुनिया भर में हाशिए पर धकेले गए लोगों की एक पैरोकार के रूप में सामने आती हैं। ये संग्रह उनके विचारों की निर्भीकता और उनकी प्रतिबद्धता का एक सबूत है। तो आज हमने अरुंधति रॉय के निबंध संग्रह कल्पना का अंत में शामिल कुछ अहम पड़ावों से गुजरने की कोशिश की, जैसा कि हमारे पास उपलब्ध सामग्री में दिखाया गया है। हमने देखा कि कैसे वो परमाणु हथियारों के खिलाफ एक मजबूत नैतिक स्टैंड लेती हैं, कैसे वो विकास के नाम पर होने वाले विस्थापन और विनाश पर सवाल उठाती हैं, लोकतंत्र की कामयाबियों के साथ साथ उसकी गहरी खामियों को भी उजागर करती हैं, वैश्विक आर्थिक ताकतों के खेल की आलोचना करती हैं और जातिगत न्याय जैसे बुनियादी मुद्दे पर ऐतिहासिक बहसों को फिर से जिंदा करती हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये शीर्षक कल्पना का अंत शायद यही बताता है कि कई बार राजनीतिक और सामाजिक हकीकत इतनी क्रूर और जटिल होती है कि हमारी कल्पना भी शायद उसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पाती। ये निबंध हमें उस हकीकत से रूबरू कराते हैं, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों न हो। ये सिर्फ समस्याओं का चित्रण नहीं है, बल्कि सत्ता, नैतिकता और हमारे सामूहिक भविष्य पर एक गहरा बेचैन करने वाला विमर्श है। निश्चित रूप से। और इन निबंधों में सत्ता की संरचनाओं, विकास के मौजूदा मॉडल और अन्याय के अलग अलग रूपों की जो गहरी और अक्सर तीखी आलोचना मिलती है, उसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि अगर मौजूदा रास्ते इतने समस्या भरे हैं तो प्रगति, विकास और न्याय के वैकल्पिक रास्ते या नजरिए क्या हो सकते हैं? क्या उन विकल्पों की कल्पना करना भी आज मुश्किल हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ शायद ये निबंध पाठक को छोड़ जाते हैं, आगे और सोचने के लिए और तलाशने के लिए।